हेलो माय डियर कॉमरेड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर 1 को, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। तो झटपट शुरू करते हैं our lesson in an innovative and interesting way and retain it forever just in a short time. So, let's start the summary of our first chapter, The Last Lesson by Alphonse Daudet. तो सबसे पहले जान लेते हैं कुछ हमारे ऑथर के बारे में। अल्फोंस डॉटे एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। हमारा जो ये चैप्टर है द लास्ट लेसन, वो बेस्ड है फ्रैंको प्रशियन वॉर के टाइम पे जो हुआ था 1870 to 1871 के दौरान। उस समय प्रशिया ने फ्रांस को डिफीट कर दिया था और तब प्रशिया के लीडर थे बिस्मार्क। तो आज प्रशिया नाम की तो कोई कंट्री है ही नहीं, लेकिन उस समय प्रशिया में आज की 3 कंट्रीज जो कि है जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया। पूरी ऑस्ट्रिया नहीं, कुछ पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया आते थे। और जब ये 2 कंट्रीज फ्रांस और प्रशिया के बीच में वॉर हुआ था, तब प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया था और प्रशियंस ने फ्रांस की 2 डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेस और लॉरेन पर अपना कब्जा कर लिया था। तो अब इन सब का फ्रांस के पीपल के ऊपर, वहाँ की लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा और स्पेशली वहाँ के स्कूल लाइफ पे, वहाँ के बच्चों की एजुकेशन पर क्या इफेक्ट पड़ा होगा, वो आगे हम चैप्टर पढ़कर जानेंगे। हमारी इस स्टोरी में 2 मेन लीड एक्टर्स यानी कि कैरेक्टर्स है। तो हमारी इस स्टोरी के फर्स्ट लीड एक्टर है फ्रांस, जो कि एक लिटिल बॉय है और इस स्टोरी के नरेटर भी है। फ्रांस को स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी क्लास में अटेंटिव नहीं रहता है और ना ही अपना होमवर्क करता है। स्कूल में कभी भी प्रिपेयर्ड होके नहीं आता है। लेकिन फ्रांस एक बड़ा ही सेंसिटिव और सॉफ्ट हार्टेड बॉय है। अब हमारी स्टोरी के जो सेकेंड लीड एक्टर यानी कि कैरेक्टर है, वो है एम हैमिल। एम हैमिल एक स्कूल टीचर है और सबसे मजे की बात है कि एम हैमिल फ्रांस के टीचर है, जो कि हमारे फर्स्ट लीड एक्टर है। एम हैमिल बहुत ही सिंसियर टीचर है और साथ ही साथ एम हैमिल बहुत स्ट्रिक्ट भी है। लेकिन एम हैमिल बड़े इमोशनल है और एक बहुत बड़े देशभक्त है। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमारे फर्स्ट लीड एक्टर फ्रांस, जो कि इस स्टोरी के नरेटर भी है, बताते हैं कि सुबह में स्कूल के लिए देर से निकला और डांट खाने के डर से बहुत डरा हुआ था, क्योंकि एम हैमिल ने एक दिन पहले कहा था कि वो पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चंस पूछेंगे, मगर फ्रांस ने तो पार्टिसिपल्स पे कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया था, बल्कि उसको तो पार्टिसिपल्स का फर्स्ट वर्ड तक नहीं आता था। इसलिए फ्रांस डांट खाने के डर से बहुत ज्यादा डरा हुआ था। अब फ्रांस को एक मोमेंट के लिए ऐसा लगता है कि आज मैं स्कूल जाता ही नहीं हूँ और यही कहीं बाहर खुले आसमान के नीचे अपना डे स्पेंड कर लेता हूँ। उस दिन मौसम बड़ा ही सुहावना था और फॉरेस्ट के कोने से बर्ड्स की चर्पिंग की आवाजें आ रही थी और सॉमिल के पीछे एक बहुत बड़ा मैदान था जहाँ प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे। अब ये सब कुछ फ्रांस को बड़ा ही अट्रैक्टिव लग रहा था पार्टिसिपल्स के रूल्स के कंपैरिजन में, पर फ्रांस में इतनी हिम्मत थी कि वो अपने आप को इन सारे अट्रैक्शन से रोक पाया और फटाफट अपने स्कूल के लिए चल दिया। जब फ्रांस टाउन हॉल के आगे से गुजर रहा था, तब उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के आगे लोगों की बहुत भीड़ भाड़ जमा हो रही थी और पिछले 2 सालों में जितनी भी बुरी खबरें आई थी वो इसी बुलेटिन बोर्ड से आई थी, जैसे कि लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट एंड कमांडिंग ऑफिसर्स के जो भी ऑर्डर्स थे, वो सब इसी बुलेटिन बोर्ड से आते थे। अब फ्रांस बिना रुके ही अपने मन में सोचने लग गया कि अब ऐसी क्या बात हो गई है कि लोगों की यहाँ इतनी भीड़ भाड़ जमा हो रखी है। फ्रांस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्कूल जाने लग गया। तभी फ्रांस देखता है कि एक ब्लैकस्मिथ जिसका नाम था वॉक्टर अपने अप्रेंटिस यानी कि ट्रेनी के साथ वहाँ बुलेटिन बोर्ड में लगी न्यूज पढ़ रहा था और वो ब्लैकस्मिथ फ्रांस को पुकारता है और कहता है, बट तुम इतनी जल्दी स्कूल मत जाओ, तुम स्कूल टाइम से पहले ही पहुंच जाओगे। मगर फ्रांस सोचता है कि वॉक्टर उसका मजाक बना रहा है,
इसलिए फ्रांस बिना रुके ही हाफते हुए एम हैमिल के गार्डन पहुंच जाता है, जो कि स्कूल के आगे ही बना हुआ था। एक तरह से फ्रांस ऑलमोस्ट स्कूल ही पहुंच जाता है। फ्रांस बताता है कि यूजुअली जब भी स्कूल शुरू होता था तब वहाँ इतना शोरगुल होता था जो कि बाहर स्ट्रीट तक सुनाई देता था, जैसे कि डेस्क की ओपनिंग एंड क्लोजिंग की आवाजें और छोटे बच्चों की एक साथ लेसन्स रिसाइट करने की आवाजें और टीचर के रूलर की टेबल के ऊपर मारने की आवाजें। लेकिन उस दिन सब कुछ बिल्कुल शांत था और दिन तो फ्रांस इसी शोरगुल का फायदा उठाकर चुपचाप औरों से नजरें चुराकर अपनी डेस्क पे जाकर बैठ जाता था। पर उस दिन सब कुछ अलग था और इतनी शांति थी मानो कि संडे मॉर्निंग हो। अब फ्रांस विंडो से देखता है कि उसके क्लासमेट्स ऑलरेडी अपनी जगह में बैठे हुए हैं और एम हैमिल अपनी डरावनी आयरन रूलर को अपने आर्मपिट के नीचे दबाकर क्लास में आगे पीछे चल रहे हैं। अब फ्रांस के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, उसको दरवाजा खोल के सबके सामने ही क्लासरूम के अंदर जाना पड़ा। फ्रांस बहुत ही शर्मिंदा फील कर रहा था और शर्म के मारे उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था और फ्रांस बहुत ज्यादा डरा हुआ भी था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमिल ने फ्रांस को बिल्कुल भी नहीं डांटा, बल्कि एम हैमिल ने फ्रांस को देखा और बड़े प्यार से बोला, तुम अपनी जगह में जाकर बैठ जाओ लिटिल फ्रांस, हम तो तुम्हारे बिना ही अपना लेसन शुरू करने वाले थे। फ्रांस फटाफट अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाता है। जब फ्रांस अपने डर पे थोड़ा काबू पा लेता है तब फ्रांस देखता है कि उसके टीचर एम हैमिल ने अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप जिस पर पूरी एम्ब्रॉयडरी करी हुई थी वो पहन रखी थी, जबकि एम हैमिल अपने ये फाइन क्लोथ्स सिर्फ इंस्पेक्शन और प्राइज डेज में ही पहनते थे। उस दिन फ्रांस को पूरा स्कूल बड़ा अजीब सा और सीरियस लग रहा था। उस दिन फ्रांस ने बहुत सारी सरप्राइजिंग चीजें देखी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज उसने देखी कि उसके क्लासरूम की बैक बेंचेस जो कि हमेशा एम्प्टी रहती थी, आज उसमें विलेज के बड़े बुजुर्ग लोग चुपचाप छोटे बच्चों की तरह बैठे हुए थे, जिसमें थे ओल्ड हाउसर जिन्होंने अपनी 3 कॉर्नर्ड हैट पहनी हुई थी और फॉर्मर मेयर मतलब एक्स मेयर, एक्स पोस्टमास्टर और विलेज के और भी बड़े बुजुर्ग लोग आज क्लासरूम में बैठे हुए थे। फ्रांस बताता है कि सब लोग बड़े सैड लग रहे थे और ओल्ड हाउसर अपने साथ अपनी पुरानी प्राइमर लेके आए थे जो कि कोनों से फटी हुई थी। जब फ्रांस इन सब के बारे में सोच ही रहा था तब एम हैमिल अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं और कहते हैं, बच्चों ये आपका फ्रेंच में लास्ट लेसन है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बर्लिन से ऑर्डर आया है और अब से एल्ज़ेस और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी और आपका नया मास्टर कल आएगा। अब ये आपका फ्रेंच का लास्ट लेसन है और मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे अपने ये फ्रेंच के लास्ट लेसन को बहुत ध्यान से सुने। फ्रांस को एम हैमिल के ये सारे वर्ड सरप्राइजिंग और शॉकिंग लग रहे थे। अब फ्रांस को समझ में आ गया था कि यही न्यूज़ थी जो इन रेचेस ने यानी कि प्रशियंस ने टाउन हॉल के आगे बुलेटिन बोर्ड में लगाई हुई थी। फिर फ्रांस बोलता है, क्या ये उसका फ्रेंच का लास्ट लेसन है? मगर क्यों? अभी तो उसे फ्रेंच ठीक से लिखनी भी नहीं आती है और वो अब कभी भी फ्रेंच नहीं पढ़ सकता है, उसको यही रुकना पड़ेगा। फ्रांस बहुत रिग्रेट और सॉरी फील करता है कि उसने अपने लेसन्स कभी भी ध्यान से नहीं पढ़े और अब उसे फ्रेंच ठीक से ना तो लिखनी आती है और ना ही पढ़नी आती है। फ्रांस अपने लेसन को छोड़ के इधर उधर बर्ड्स के अंडे ढूंढने चला जाता था और सार नदी के किनारे खेलने चला जाता था। कुछ समय पहले तक तो फ्रांस को अपनी बुक्स ट्रबलसम और कैरी करने में बहुत ज्यादा हैवी लगती थी, लेकिन अब अचानक से उसे अपनी सारी बुक्स ओल्ड फ्रेंड्स की तरह लगने लग गई, जिसे फ्रांस छोड़ना नहीं चाहता था। और जब फ्रांस एम हैमिल के बारे में सोचता है और ये थॉट कि एम हैमिल चले जाएंगे
और फ्रांस उन्हें कभी भी नहीं देख पाएगा। तब फ्रांस एम हैमिल की रूलर, जो कि उसे बड़ी डरावनी लगती थी और उनके क्रैंकी बिहेवियर के बारे में सब कुछ भूल जाता है और फ्रांस एम हैमिल के बारे में बड़ा ही सैड फील करता है। फ्रांस बताता है कि एम हैमिल का ये फ्रेंच का लास्ट लेसन था और इसी लेसन के ऑनर में एम हैमिल अपने फाइन संडे क्लोथ्स पहन के आए थे और अब फ्रांस के समझ में आया कि विलेज के बड़े बुजुर्ग लोग उसकी क्लासरूम के बैक बेंचेस में बैठे हुए थे, क्योंकि ये उनका तरीका था हमारे मास्टर एम हैमिल को उनके 40 इयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस के लिए थैंक यू कहने का, क्योंकि एम हैमिल ने अपने 40 साल टीचिंग प्रोफेशन के लिए दिए थे और उन्होंने अपने टीचर का रोल बहुत ही ईमानदारी से निभाया था और साथ ही गांव के लोग अपनी कंट्री के लिए रिस्पेक्ट दिखाने आए थे, जो कि अब उनकी नहीं रही थी। फ्रांस इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी फ्रांस को सुनाई देता है कि एम हैमिल ने उसका नाम अनाउंस किया, क्योंकि अब फ्रांस की टर्न थी पार्टिसिपल्स के रूल्स को रिसाइट करने की। अब फ्रांस सोचता है कि कितना अच्छा होता अगर मैं पार्टिसिपल्स के डरावने रूल्स को बिना किसी मिस्टेक्स के लाउडली और क्लियरली सुना पाता, लेकिन फ्रांस कहता है कि वो फर्स्ट वर्ड्स में ही मिक्स्ड अप हो जाते हैं और फ्रांस अपना लेसन ठीक से सुना ही नहीं पाता है और फ्रांस चुपचाप अपनी डेस्क को पकड़कर और अपना सर नीचे झुकाकर खड़ा हो जाता है और फ्रांस का दिल बहुत जोर से धड़कने लग जाता है। अब फ्रांस में इतना साहस नहीं होता है कि वो अपना सर ऊपर करे और एम हैमिल से अपनी नजरें मिलाए। फ्रांस आगे बताता है कि फ्रांस ने एम हैमिल को कहते हुए सुना, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रांस, लेकिन तुम्हें भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होगा। देखो, हम रोज अपने आप से कहते थे छोड़ो छोड़ो, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हम कल अपने लेसन्स पढ़ लेंगे। और अब तुम देखो हम सब कहाँ आ गए हैं। इन सब का क्या रिजल्ट है? हमें तो अपनी मदर टंग फ्रेंच ठीक से आती भी नहीं है और ये प्रॉब्लम पूरी एल्सेस की है, क्योंकि वो हमेशा अपनी लर्निंग को पोस्टपोन करती रहती है, कल के ऊपर टालती रहती है। अब ये प्रशंस को इतना राइट होगा कि वो अपन लोग को बोलेंगे कि तुम अपने आप को कैसे फ्रेंचमैन बोलते हो, कैसे फ्रेंच बोलते हो, क्योंकि तुम्हें तो ना तो अपनी मदर टंग फ्रेंच ठीक से बोलनी आती है और ना ही लिखनी आती है। एम हैमिल आगे बोलते हैं, मगर तुम इतने भी बुरे नहीं हो लिटिल फ्रांस, इन सब में तुम्हारे अकेली की गलती नहीं है, इस सिचुएशन में हमारी भी बहुत बड़ी गलती है और हम सब ब्लेम के बहुत बड़े हकदार हैं। एम हैमिल फ्रांस से कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, बल्कि तुम्हारे पेरेंट्स तो सोचते थे कि तुम फार्म में या मिल में जाके काम कर लो और उन्हें कुछ एक्स्ट्रा मनी मिल जाए, और इसका ब्लेम मेरे ऊपर भी जाता है, क्योंकि मैं तुम्हें अपने फ्लावर्स में वाटर करने के लिए भेज देता था, जबकि उस टाइम में तुम्हें बैठकर अपने लेसन्स याद करने चाहिए थे, और जब भी मुझे फिशिंग करने जाना होता था उस दिन मैं तुम्हें हॉलिडे दे देता था। अब तुम्हें फ्रेंच ना तो ठीक से बोलनी आती है और ना ही लिखनी आती है, इसलिए सारा ब्लेम तुम्हारे अकेले के ऊपर नहीं जाता, कहीं ना कहीं तुम्हारे पेरेंट्स और मैं भी इसके जिम्मेदार हैं। फिर एम हैमिल एक के बाद दूसरी चीजों के बारे में बात करने लग जाते हैं। फिर एम हैमिल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करने लग जाते हैं और कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और फ्रेंच लैंग्वेज सबसे ज्यादा क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है, और हमें अपनी मदर टंग फ्रेंच को गार्ड करके रखनी चाहिए और कभी भी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई कंट्री किसी को गुलाम बना लेती है और वहाँ के लोग अगर अपनी ही लैंग्वेज बोलते रहते हैं और अपनी ही लैंग्वेज से अटैच रहते हैं, तो एक तरह से उनके पास उस प्रिजन की चाबी है, मतलब अपने आप को
उनके गुलामी से आजाद कराने की चाबी है, लेकिन अगर वहाँ के लोग उन्हीं की लैंग्वेज बोलने लग जाएंगे तो वो लोग अपने आप को कभी भी उनके इंस्लेवमेंट कब्जे से नहीं छुड़ा पाएंगे। इसलिए एम हैमिल कहते हैं कि हमें अपनी लैंग्वेज को हमेशा संभाल कर रखनी चाहिए, उसे प्रिजर्व करके रखनी चाहिए और कभी भी अपनी लैंग्वेज नहीं भूलनी चाहिए। फिर एम हैमिल ग्रामर की बुक खोलते हैं और सबके लिए लेसन रीड करते हैं। फ्रांस सरप्राइज्ड हो जाता है कि आज उसे कितनी अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया। उसे लगता है कि आज एम हैमिल ने जो भी बोला उसे सब कुछ बहुत ज्यादा इजी लगा। अब फ्रांस सोचता है कि शायद उसने आज से पहले इतने ध्यान से कभी भी अपने लेसन्स को नहीं सुना, और उसे ऐसा भी लगता है कि आज से पहले एम हैमिल ने इतने अच्छे से और इतनी पेशेंटली अपने लेसन्स को कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया। फ्रांस को ऐसा लग रहा था कि एम हैमिल के पास जितनी नॉलेज थी, एम हैमिल जाने से पहले अपनी सारी नॉलेज उनको देना चाह रहे थे, और वो इतनी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे और चाह रहे थे कि सारे बच्चों को एक ही झटके में सब कुछ समझ में आ जाए और उनके दिमाग में सेट हो जाए। फ्रांस बताता है कि ग्रामर के बाद उनका राइटिंग में लेसन हुआ और उस दिन एम हैमिल उनके लिए नई कॉपीज लेके आए थे, और उन कॉपीज में बहुत ही ब्यूटीफुल कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांस एल्ज़ास, फ्रांस एल्ज़ास। फ्रांस को एम हैमिल की दी हुई कॉपीज छोटे फ्लैग्स की तरह लग रहे थे जो पूरे स्कूल रूम में लहरा रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वे छोटे फ्लैग्स डेस्क के ऊपर एक रॉड से लगे हुए हैं। फ्रांस बताता है कि सारे बच्चे अपना वर्क करने लग गए और वो बहुत शांत थे और इतनी कंसंट्रेशन के साथ अपना वर्क कर रहे थे कि वहाँ पर सिर्फ पेन से पेपर के ऊपर लिखने की आवाज आ रही थी, क्योंकि क्लासरूम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। सारे बच्चे इतनी लगन से अपना वर्क कर रहे थे कि कुछ बीटल्स क्लासरूम में उड़कर आ जाते हैं, लेकिन कोई भी उन बीटल्स पर अपना ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ तक कि क्लास में जो छोटे बच्चे थे वो भी इन बीटल्स पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो अपना अल्फाबेट्स का कर्व्ड स्ट्रोक्स लिखने की प्रैक्टिस कर रहे थे, और वो भी इतनी डेडिकेशन से लिख रहे थे मानो कि वो फ्रेंच ही हो। फ्रांस बताता है कि ऊपर छत पे पिजन्स बहुत धीरे वॉइस में कू कर रहे थे, तो फ्रांस अपने मन में सोचता है जैसे कि रशियंस ने फ्रांस के दोनों डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेस और लॉरेन पर अपना कब्जा कर लिया था, और ये ऑर्डर दिया था कि फ्रांस के ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में कल से सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। तो फ्रांस अपने मन में सोचता है कि क्या ये प्रशियंस इन पिजन्स कबूतरों को भी जर्मन में कू करने के लिए फोर्स करेंगे क्या? फ्रांस बताता है कि जब भी फ्रांस अपना राइटिंग का लेसन लिखते हुए ऊपर देखता तो फ्रांस देखता है कि एम हैमिल अपनी चेयर पर चुपचाप बैठे हुए हैं और थोड़ा सा भी हिल डुल नहीं रहे हैं, और वो क्लासरूम में रखी हुई सारी चीजों को बारी बारी से घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि एम हैमिल उस लिटिल स्कूल रूम की सारी यादों को अपने दिमाग में हमेशा के लिए कैद करना चाह रहे हों। अब फ्रांस कहता है कि कितनी सोचने वाली बात है कि पिछले 40 सालों से एम हैमिल एक ही जगह में रहते थे और वहाँ कुछ भी नहीं बदला था। उनकी पूरी क्लासरूम उनके सामने थी और विंडो के बाहर उनका एक छोटा सा गार्डन बना हुआ था जो वैसे की वैसे ही था। सिर्फ वहाँ की डेस्क और बेंचेस घिस गई थी और अखरोट के पेड़ जो गार्डन में लगे हुए थे वो थोड़े से टॉल हो गए थे, और एम हैमिल ने जो हॉप वाइन खुद से प्लांट करी थी उसकी बेल गोल गोल घूम के विंडो से लगकर रूफ तक पहुंच गई थी। फ्रांस बताता है कि जब एम हैमिल को पता चला कि जिस जगह पर उन्होंने अपने 40 साल बिताए हैं उस जगह को उनको छोड़कर जाना पड़ेगा तो उनका तो दिल टूट ही गया होगा, और जिस क्लासरूम में एम हैमिल पढ़ाते थे उसी के ऊपर से उनकी सिस्टर
जो कि अपने ट्रंक्स पैक कर रही थी और उनकी इधर उधर घूमने की आवाजें आ रही थी। वो सब सुनकर भी एम हैमिल बहुत ही उदास थे और उनका दिल टूट ही गया होगा, क्योंकि एम हैमिल को दूसरे ही दिन अपनी कंट्री जिसमें उन्होंने 40 साल बिताए थे छोड़कर जाना था। फ्रांस बताता है कि एम हैमिल बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने एक एक बच्चे से उनका सारा लेसन लास्ट तक सुना और फिर राइटिंग के बाद उनका हिस्ट्री का लेसन शुरू हुआ और फिर छोटे बच्चों का रीडिंग का लेसन शुरू हुआ और उन्होंने अपना बा बी बो बू रिसाइट किया। ओल्ड हाउसर जो क्लासरूम के बैक बेंच में बैठे हुए थे, उन्होंने भी अपना स्पेक्टिकल्स पहन लिया और जो ओल्ड प्राइमर वो लेके आए थे उसे अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और उन स्टूडेंट्स के साथ लेसन रिसाइट करने लग गए। फ्रांस आगे बताता है कि जब ओल्ड हाउसर लेसन रिसाइट कर रहे थे तब ओल्ड हाउसर रो रहे थे और साथ ही उनकी आवाज कपकपा रही थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे थे और ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, इसलिए उनकी आवाज बहुत ज्यादा फनी लग रही थी और उनको सुनकर हमें हंसना आ रहा था और रोना भी आ रहा था, क्योंकि हम लोग भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे थे। फ्रांस आगे बताता है कि वो लास्ट लेसन उसे बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से याद है। एकदम से चर्च की क्लॉक में 12 बज जाते हैं और उसी समय एंजेलस की बेल रिंग होती है और साथ साथ एंजेलस प्रेयर भी स्टार्ट हो जाता है और उसी समय विंडोज से क्लासरूम तक प्रशियन सोल्जर्स की ट्रम्पेट्स की आवाजें आने लग जाती है, जो अपनी ड्रिलिंग से वापस आ रहे थे। तभी एम हैमिल अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं और उस दिन फ्रांस को एम हैमिल बहुत ज्यादा टॉल लग रहे थे, मतलब फ्रांस को एम हैमिल बहुत ज्यादा ग्रेट लग रहे थे। फ्रांस के मन में एम हैमिल के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और साथ ही एम हैमिल बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे और प्राउड फील कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने पिछले 40 सालों से अपनी मदर टंग फ्रेंच पढ़ाई थी। एम हैमिल बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाकर कहते हैं माय फ्रेंड्स आई, मगर एम हैमिल का गला भर जाता है और एम हैमिल बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। फिर एम हैमिल ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ जाते हैं और एम हैमिल एक चॉक का टुकड़ा लेते हैं और अपनी पूरी ताकत लगाकर जितना बड़ा लिख सकते हैं उतना बड़ा ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं वीव ला फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस। फिर एम हैमिल रुक जाते हैं और दीवार पर अपना सर टिका लेते हैं और बिना कुछ कहे ही एम हैमिल अपने हाथों से इशारा करते हैं और कहते हैं कि स्कूल ओवर हो गया, आप जा सकते हैं। Alright, that's a wrap for today, but we'll be back soon with more exciting English lessons. Don't forget to hit that like button and make sure to subscribe to our channel, as it will keep you in loop. Lastly, share this video with your classmates and friends who might benefit from it. Learning is always more fun when you do it together. Until then, keep learning, keep growing and keep acing the exams. Thank you for being part of our channel, The Learning Brains. See you in the next video. Till then, bye bye. Have a good day.